Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. So today in this session we will going to discuss about HP TET non-medical previous year question paper that is held on your June 2023 में हुआ था और केमिस्ट्री से रिलेटेड आज की आपकी ये क्लास जो है वो रहने वाली है। तो एज यू ऑल नो दैट कि 30th जून को जैसे टेट एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो चुकी है कि उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा और भी डेट स्केड्यूल्ड हुई हैं, उसके हिसाब से आई कैन से कि अब आपके पास बहुत थोड़ा सा टाइम है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेज रहता है किसी भी और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू क्वालिफाई द एच पी टेट एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आप हिमाचल में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो वहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज की जो आपकी क्लास रहेगी यहाँ पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे आपका नॉन मेडिकल केमिस्ट्री 2023 जो कि आपका जून में एग्ज़ाम हुआ था। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जहां पे दिसंबर 2023 मेडिकल और नॉन मेडिकल वाला पेपर केमिस्ट्री का जो है वो एनालिसिस हो चुका है। तो आप एक बार उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर चेक कर ले। अभी ना जैसे मैंने जितनी चीज़ें टेट में एनालिसिस की, आई फाउंड दैट क्वेश्चंस आर इजी ऑल्सो, बट अकॉर्डिंग टू टेट लेवल कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टिपिकल भी हैं। जैसे कि अगर मैं इस वाले एग्ज़ाम की बात करूं, दैट इज़ द नॉन मेडिकल 2023 जून में जो हुआ था, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको केमिकल काइनेटिक्स से भी देखने को मिले हैं एंड देन सॉल्यूशन से भी देखने को मिले हैं। बाकी इन जनरल क्या कहा जाता है कि जो टेट का एग्ज़ाम है वो नॉर्मली आपकी नॉर्मल साइंस रहती है, नॉर्मल जितना आप पढ़ते हो बेसिक साइंस वो रहता है। लेकिन अभी क्या है कि लेवल जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि कुछ चैप्टर्स जो है वो हमें अपने +1 +2 के करके जाना भी ज़रूरी है, और वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट बेसिक जो है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स से अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट जो है वैल्यूज पुट करनी थी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके की क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास HPTGT कमीशन, HPPGT कमीशन एंड DSSS TGT के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। और अभी आपको बहुत जल्द HP टेट के लिए भी आपका बैच जो है वो जल्दी अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप सिविल स्टेप हिमाचल की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा बेसिक फ्री मटेरियल अवेलेबल रहेगा, MCQs आर देयर, इससे आपके और भी एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। एंड साथ के साथ किसी भी बैच से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको डेमो लेक्चर देखना है तो आपको यहाँ पे इजीली वो चीज़ अवेलेबल रहती है। इसके अलावा कोर्स तो ले लिया, लेकिन अभी उसके कुछ फीचर्स हैं दैट आई वांट टू टेल यू, दैट यू गॉट द पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप हियर, देन यू गेट द लाइव ऑनलाइन लेक्चर, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है, मॉक टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं, देन फ्री करंट अफेयर मैगजीन एंड द वीकली डाउट सेशंस यहाँ पे रहते हैं जो कि आपको लाइव देखने को मिलेंगे। सो इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप जो है डाउट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। सो let's start today's class, where the first question is this, and this question is from the chemical kinetics, and the question is what, that is the first order reaction has rate constant given है, how long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 grams। तो देखो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेट ऑफ रिएक्शन। जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपना एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग, मतलब कि टाइम के बारे में पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा फॉर्मूला को एडजस्ट करके लिखते हैं, दैट इज T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इट्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। हम इस तरीके से इसको सबसे पहले फॉर्मूला को लिख लेंगे। उसके बाद जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगी देन आई विल राइट हियर दैट इज 2.303, कांस्टेंट K की वैल्यू गिवन थी दैट इज 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। लॉग देखे तो यहाँ पे आपके पास क्या बोला गया था, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले 5 ग्राम था, उसके बाद वो 3 हुआ है, तो इनिशियल हुई 5, बाद में कितना रह गया, 3 रह गया। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस log 5/3 यू विल गेट हेयर 0.2219, और ये सारा आपका रहेगा एज इट इज अभी तक। आप इसको खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जब मैंने कैलकुलेशन की थी तो मेरे अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आंसर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 444 सेकेंड्स के बराबर जो है वो आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा।
ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन. तो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए आपके पास रहेगा सही, सॉरी ऑप्शन बी आपके पास रहेगा सही आंसर. दैट इज 444 सेकेंड्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स हैं, जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं, वो आपको सारे के सारे यहाँ पे पता होना जरूरी है. इसके अलावा टी हाफ ऑफ द रिएक्शन जो है, इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. आई थिंक वो नॉन मेडिकल दिसंबर वाले पेपर में आपका क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन वेयर द ऑप्शन बी इज व्हाट, दैट इज द राइट आंसर. 444 सेकेंड जो है वो आपका आंसर रहेगा. नेक्स्ट चलते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट. तो देखो, सीमेंट से मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि कुछ ना हमारे पास टॉपिक्स रहते हैं दैट इज यूज्ड इन अवर डेली लाइफ. तो वहाँ से क्वेश्चंस एब्सोल्युटली देखने को मिलते हैं. जैसे कि इस पेपर में ग्लास से रिलेटेड सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ऐसे ही आपको ग्लास से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं. देन आपको प्लास्टिक, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका यूज किया जाता है सीमेंट की सेटिंग को कम करने के लिए. ठीक है, सो आपके पास ऑप्शंस हैं, जिप्सम है, लाइमस्टोन है, क्ले है, सिलिका है. सिलिका की बात करूं सो इट हैज द फॉर्मूला दैट इज SiO2, जो कि आपको सैंड में भी देखने को मिलता है. क्ले आपकी मिट्टी रहती है. लाइमस्टोन क्या होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप मार्बल के नाम से भी जानते हैं. और अगर मैं बात करूं जिप्सम की, तो जिप्सम आपके पास क्या होता है, दैट इज द कैल्शियम सल्फेट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज नॉन एज द जिप्सम. तो अगर मैं बात करूं जिप्सम की, तो वो आपका एक रिटार्डिंग मटेरियल है, वो चीज़ों को सेटल डाउन करने में हेल्प करता है. सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए आपके पास क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर देखने को मिलेगा. क्लियर है ये बात. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. एंड देखो, टेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो आपको अगर कुछ ज़्यादा करके नहीं जाना है ऑर्गेनिक में, तो आपके पास जितनी भी कॉमन नेम रिएक्शंस हैं, आपको उनको करके ज़रूर जाना है. ठीक है, जैसे कि ये 4 रिएक्शंस तो आपके सामने हैं ही हैं. इसके अलावा फिंकलस्टीन रिएक्शन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. देन स्वाट्स रिएक्शन होगी, डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन हो गई है, जहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट्स की फॉर्मेशन की जाती थी. सो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इन शॉर्ट आई कैन से कि जितनी भी कॉमन नेम रिएक्शंस हैं +1 और +2 में, वो आपको करके जानी है. क्लियर. अभी ना जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, एंड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द एल्केन एंड द रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर. तो मैंने पहले भी बहुत बार ये रिएक्शन करवाई है, वेयर आई सेड कि आप अगर नॉर्मल अपने क्या ले रहे हो, एल्काइल हैलाइड्स ले रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर आपके पास क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, एंड यू विल गेट व्हाट, एल्केन्स की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है. सो दिस इज व्हाट वुड्स रिएक्शन. अगर मैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करूं, तो रिएक्शन तो सेम इसी तरीके से चलती है, बट वन ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट, एरोमेटिक कंपाउंड आपको देखने को मिलता है. ठीक है, रीमर-टाइमर रिएक्शन फिनॉल के साथ रहती है, फिटिंग रिएक्शन इज अ डिफरेंट वन. सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए, दैट इज वुड्स रिएक्शन इज द आंसर. राइट. और ये रिएक्शन अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम टाइम्स मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज होते हुए देखे हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू द टेट क्वेश्चन पेपर्स, जितना मैंने एनालिसिस किया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो वुड्स रिएक्शन पर ही देखने को मिले हैं, या फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन के ऊपर हैं. डन. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जैसे कि सबसे पहले बात करूँ वुड्स रिएक्शन की, सो एज आई सेड कि यहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की यूज करते हो. देन इन द रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड द ड्राई ईथर, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दैट इज एल्केन्स की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द वुड्स रिएक्शन. और इसी तरीके से वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करूं, सो आई कैन से कि जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि एक एल्काइल हैलाइड अवेलेबल है, ड्राई ईथर है, सोडियम है, बट वन ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट, एरोमेटिक रहेगा. सो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे एराइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी. डन. सो दिस इज ऑल अबाउट द वुड्स फिटिंग रिएक्शन. एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज अ फिटिंग रिएक्शन, जहां पे आप किसी भी एल्काइल हैलाइड का यूज नहीं करेंगे. अब आपके पास दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड रहेगा. एंड आफ्टर दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द बाइसाइक्लिक रिंग्स, दैट इज डाइफिनाइल की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी. एंड आपने देखा होगा कि रिएक्शंस जो हैं वो सारी की सारी किसमें हो रही थी, सोडियम इन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी. इसी के साथ नेक्स्ट थी आपके पास रीमर-टाइमर रिएक्शन, जहां पे आपको याद रखना है कि जब जब आप फिनोल की और साथ में आई कैन से दैट इज क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हो, इन
इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास यहाँ पे सैलिसिलिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है, विच इज द मेजर प्रोडक्ट। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम ऑफ जीनन F2, दैट इज जीनन डाइफ्लोराइड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, और आपसे जो है वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी आप इस चीज को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ, देखो मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करती हूँ, दैट इज जीनन डाइफ्लोराइड है, सो आई कैन राइट 1/2। फॉर्मूला रहता है यहाँ पे, जीनन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 है, कितने मोनोवेलेंट आयंस लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं। सो आई कैन से आफ्टर द कैलकुलेशन आई विल गेट दैट इज द 5 बॉन्ड्स, मतलब जीनन को यहाँ पे बनाने चाहिए 5 बॉन्ड, लेकिन इसके पास कितने फ्लोरीन्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ 2 ही फ्लोरीन्स प्रेजेंट हैं। सो आई कैन से कि ज्योमेट्री जो है वो तो आपकी इस तरीके से रहेगी कि यहाँ पे आपके पास आया है लोन पेयर, यहाँ पे 3 आगे आपके लोन पेयर्स, और यहाँ पर एक्सियल पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या आ जाएंगे, फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो आ जाएंगे। सो इस तरीके से आई कैन से कि जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कितने लोन पेयर्स आपके पास प्रेजेंट होंगे, सो दिस इज योर फर्स्ट लोन पेयर, दिस इज योर सेकंड लोन पेयर एंड दिस इज योर थर्ड लोन पेयर। सो आई कैन से हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी आपके पास सही आंसर रहेगा। और देखो जब हमारे पास 5 बॉन्ड पूरे रहते हैं देन वी सेड दैट कि दिस इज योर ट्रायंगल बाइपिरामिडल, तो अब ये क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो चुकी है, टी शेप में ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका अराइज हुआ है। सो VSEPR थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो जैसे अगर आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है या फिर आपके पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरीज हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास एग्जाम्स में आ सकते हैं। डन। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी, 3 लोन पेयर्स यहाँ पे रहेंगे। सो दिस इज योर राइट आंसर। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की बात करूंगी मैं यहाँ पे, एक बार आप स्ट्रक्चर्स अगर आपको और भी चेक करनी है, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर। जैसे यू कैन चेक HCF2 में कितने थे, 3 थे, इसी तरह HCF4 के लिए करोगे तो वहां पे 2 लोन पेयर्स आएंगे, एंड HCF6 के लिए करोगे तो वहां पे 1 लोन पेयर आएगा। सेम आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर चैप्टर दैट इज पॉलीमर से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। बहुत छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है ये आपका। क्वेश्चन क्या था, दैट इज द कैप्रोलेक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इट गिव्स। अभी ना यहाँ पे अगर आपको मोनोमर यूनिट्स के बारे में पता नहीं है तो आप इस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब आप पॉलीमर्स पढ़ते हैं ट्राई करें कि वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है मोनोमर्स। आपको रिएक्शन नहीं भी आती है चलेगा, बट जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि अगर आप वहाँ पे नाइलन 6,6 बना रहे हैं तो वो कैसे बनेगा, या अगर आप वहाँ पे टेफ्लॉन की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे मोनोमर यूनिट क्या यूज़ होगा। अच्छा अभी देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अगर मैं नाइलन 6,6 की बात करती हूँ, सो दिस शोज व्हाट, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है कि जब आपके 2 मोनोमर यूनिट्स आपस में रिएक्ट करते हैं देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द वन पॉलीमर विद द एवोल्यूशन ऑफ सम एडिशनल कंपाउंड लाइक योर वाटर। तो जैसे अगर वाटर बाहर निकल रहा है या कोई और चीज बाहर निकल रही है रिएक्शन के दौरान, दैट इज नॉन एज द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो नाइलन 6,6 में क्या होता है, आप हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड को ऐड करके बनाते हो नाइलन 6,6 और साथ में आपका यहाँ पे एवोल्यूट होता है व्हाट, दैट इज वाटर। टेफ्लॉन की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास क्या रहता है, टेट्राफ्यूरोइथाइलिन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डेक्रेन जो है टेरिपेथैलिक एसिड यहाँ पे यूज होता है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी कि जब जब आप कैप्रोलैक्टम को हीट करते हो आपके पास फॉर्मेशन होती है नाइलन 6 की, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर एडिशनल पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से ऑप्शन डी इज द राइट वन। अब यहाँ पे ना रिएक्शन देखना, तो यहाँ पे क्या था, यू हैव द कैप्रोलैक्टम, वाटर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तब आप इसको हीट कर रहे हो और आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, नाइलन 6 फॉर्म हो रहा है। सो आई कैन से कि दिस इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो है वो आपका ये फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन वेयर द ऑप्शन डी आपके पास क्या था, बिल्कुल सही आंसर था, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो इसी के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ले लो। अगर जैसे मैंने अभी कहा था नाइलन 6,6 के रिलेटेड व्हाट आई हैव सेड दैट हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड को जब भी ऐड करते हो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, नाइलन 6,6 की फॉर्मेशन होती है विद द एवोल्यूशन ऑफ वाटर। एंड यू कैन चेक इसका यूज जो है वो कहाँ पे किया जाता है, क्लोथिंग में, कपड़े बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कारपेट्स बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसके बाद फिशिंग लाइन्स बनाने में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
ठीक है। सो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ द नाइलिन 66। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं दैट इज योर टेफ्लॉन की, तो टेफ्लॉन आपका बनाया जाता है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट कि फ्री रेडिकल रहेगा, विनाइल पॉलीमराइजेशन होगी और आपके पास यहाँ पे पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन की फॉर्मेशन होगी। इसका बेस्ट यूज जो है वो कहाँ पे किया जाता है, पाइप्स बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द पिक्चर, राइट। इसी के साथ नेक्स्ट था मेरे पास जिससे आप टेरिलीन या डक्रन कहते हैं। सो यू कैन से दिस इज अ सिंथेटिक पॉलीमर आल्सो। इंपॉर्टेंट क्या था, किससे बनाया जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिपेथैलिक एसिड की पॉलीमराइजेशन के दौरान जो है वो डक्रन की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगी, दैट इज ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटेक्ट। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है आपका। तो क्वेश्चन क्या था कि जब भी आप क्या करते हो, प्रोटीन्स को हीट करते हो, मतलब कि उनकी डीनेचुरेशन कर देते हो, तो उसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हीटिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखो जो ऑलरेडी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में है, दैट इज जो नॉर्मली एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिमेट्रिकल इन नेचर है, तो वहां पे आप उस चीज को हिलाने का जितना मर्जी कोशिश कर लो वो नहीं टूटती है, ठीक है। लेकिन जहां पे ऑलरेडी बहुत सारी कॉइल्स बनी हुई हैं, बहुत ज्यादा डिससिमेट्री है, तो वहां पे जैसे ही आप उन चीजों को हीट करोगे वो चीजें क्या होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट में आना शुरू कर देंगी। सो आई कैन से दैट कि प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, तो जब आप उसको हीट करेंगे तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो यस, हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्लियर। एंड एक्सप्लेनेशन की बात करूं, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर कि आपको इस तरीके से प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। और प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में आप बोलते हैं कि दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, जहां पे किसी भी तरीके का हीट का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। डन। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है एंड यू हैव टू चेक कि किस एटॉमिक नंबर की ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग उसकी क्या करनी है, नेमिंग करनी है। डन। अगर मैं इस गिवन कंपाउंड की बात करूं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर 103 रहता है ये आपके पास, और जब आपको इसकी नेमिंग करनी है तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, अन, दिस इज व्हाट नील, एंड दिस इज व्हाट, दैट इज ट्रायम की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सो द डायरेक्ट था, और हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 3 एंड l इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 3, और जो आपका एजिम्यूथल क्वांटम नंबर है वो कितना दिया गया है, 0। एंड वी नो दैट जब आपके पास 0 1 2 3 इस तरीके की वैल्यू रहती हैं, तो यहाँ पे आपका आता है s p d एंड f ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया था, 0 दिया गया था, मतलब कि वो क्या है, आपके पास s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 3s बन जाएगा। एंड वी नो दैट कि s में क्या होता है, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आपके पास क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्वांटम केमिस्ट्री, जो आपने +1 में या +2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी किया था, तो वहां से ये क्वेश्चन जो है वो आपका लिया गया है। सो आई कैन से दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले ना मैं बात करती हूँ मोलैरिटी की, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल M से। दिस इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें याद हो, फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। अगर आपका मिलीलीटर में है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1000 से। अभी यहाँ पे मैं कहूंगी कि जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं, आपका पहला स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जहां पे उन्होंने बोला है कि हम कितना डिसॉल्व कर रहे हैं, 4 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब गिवन हो गया 4 ग्राम्स। और मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना रहता है, दैट इज 40, ठीक है। तो जब आपने इसको किया, सो यू विल गेट व्हाट 10, दैट इज 0.1 ग्राम्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे,
राइट। और इसी के साथ जब मैंने इसको क्या किया, मोलरिटी वाले फॉर्मूला में पुट किया, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर्स में दिया गया है, दैट इज योर 250 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 1 इंटू 10 इंटू 250 इंटू 1000, you will get what, like this, and here you will get 0.4 molar जो है वो आपके पास देखने को मिला. So after the calculation you will get what, that is option A is the right one. और ऐसे questions जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं. So this is the very important question. चलो नेक्स्ट चलते हैं. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10. इफ चाइना रोज इज यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर, which color will it give with basic solution? As we know that चाइना रोज, जिसे आप गुड़हल के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है. इंडिकेटर की बात करूं तो ये हमें क्या बताता है कि जब भी हम इसको गिवन सैंपल में डालते हैं तो वहां पे एक चेंज ऑफ कलर आपको देखने को मिलता है, एंड अकॉर्डिंग टू द कलर डिस्टिंग्विश वी कैन फाइंड आउट कि आपका गिवन सैंपल एसिडिक है, बेसिक है या फिर सॉल्ट है. तो एज वी नो कि चाइना रोज क्या होता है, आपके पास एक नेचुरल इंडिकेटर है. तो वो कह रहा है कि जब आप इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां पे किस तरीके की कलर की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी. तो देखो रेड वहां पे नहीं हो सकता, येलो भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स ब्लू या ग्रीन में से कोई रहता है. सो यस, हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ग्रीन कलर की फॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिलती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू दैट चाइना रोज फ्लावर एंड द इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट. जैसे देखो एसिड में ये देगा ऑरेंज टाइप का कलर, इंडिकेटर का खुद का कलर रहता है थोड़ा सा पिंकिश टाइप का, और बेसिक में ये कैसा कलर देता है, दैट इज ग्रीन कलर की फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. डन. आई होप कि डायग्राम से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा सही वाला. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11. विच मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो यहाँ पे कौन देगा, तो देखो कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करता है, तो कॉपर भी नहीं आएगा, आयरन भी नहीं आएगा. सोडियम एक मेटल है, अगर वो करेगा तो वो इतना अच्छा बना नहीं पाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी बनाना है. सो आई कैन गो फॉर द एल्यूमिनियम, जहाँ पे आपको एक एम्फोटेरिक मिक्सचर देखने को मिलता है. सो आई कैन से द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी. अब होता क्या है, देखो एल्यूमिनियम बिहेव करता है एम्फोटेरिक नेचर. जैसे कि मान लो कि अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तब ये एज अ एसिड काम करेगा, और वहां पे आपके पास सिंपल जो है सोडियम एल्यूमिनेट ऑक्साइड की फॉर्मेशन रहेगी. और इसी के साथ जब आप इसमें वाटर ऐड कर दोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो एवोल्यूट हो ही रहा है, साथ में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो रहा है, तो एक टाइप के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है. सो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपके पास क्या है, बिल्कुल सही आंसर है. क्लियर. चलेंगे नेक्स्ट की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर. तो देखो अब आपको बताना है कि क्या है गिवन सैंपल, नॉन मेटल है, और ऐसा कौन सा नॉन मेटल है कि जैसे ही आपने उसको हवा में छोड़ा तो वहां पे एक्सप्लोजन क्रिएट होना शुरू हो गया. ठीक है. अभी ना जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन आपके पास क्या है, एक गैस है, और इसे ना हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज एजोट गैस के नाम से इसे जाना जाता है. एजोट का मतलब आपके पास क्या होता है, दैट इज विदाउट लाइफ, विदाउट लाइफ. और ये क्या रहती है आपके पास, इनर्ट टाइप की रहती है, फालतू में किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती है. तो दैट मीन्स कि ये तो नहीं होगा. इवन नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल बट ये नहीं होगा. अब सोडियम की अगर मैं बात करूं तो सोडियम तो है ही मेटल है, और वैसे भी जैसे ही एयर के साथ आता है तो वहां पे आपके पास एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज स्टोर्ड अंडर व्हाट, दैट इज केरोसिन ऑयल के अंडर इसको स्टोर करके रखा जाता है. सल्फर की बात करूं, ये सल्फर इज द नॉन मेटल बट वी कांट से कि ये एक्सप्लोजन क्रिएट करता है. फॉस्फोरस की बात करूं तो जैसे मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ पे इसके 3 एरोट्रॉप्स रहते हैं, दैट इज रेड, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें से आपका व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. और जैसे ही आप इसको पानी में या हवा में छोड़ते हैं, तो पानी में नहीं, हवा में जैसे मॉइस्चर में आप लेके आते हैं तो वहां पे एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज स्टोर्ड अंडर द चिल्ड कोल्ड वाटर के अंदर इसको स्टोर करके रखा जाता है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12 द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए आपके पास जो है वो सही देखने को मिलेगा. ऐसे ही आपने देखा होगा कि फॉस्फोर की वजह से आपको फॉस्फोरेंस जैसे फिनोमिना भी देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको एक ग्लो देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे एक लाइट की प्रोडक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है. डन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 जहां पे ऑप्शन ए आपके पास क्या था, सही आंसर था.
अब चलूंगी नेक्स्ट की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विग्रेसली। तो कौन इसमें से ऐसा है जो ठंडे पानी के साथ बहुत जल्दी विद इन सेकेंड्स जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। पता नहीं कितनी बार कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। सो ऑप्शंस क्या थे, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। सो द डायरेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि सोडियम जो है वो पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट होकर एक्सप्लोजन की क्रिएशन करता है। तो आई कैन से कि सोडियम है या फिर अदर एल्कली मेटल्स है, वो पानी के साथ रिएक्ट होकर सबसे पहले तो आपके पास क्या करेंगे, हीट की प्रोडक्शन करेंगे, वहां पे स्पार्क होगा, और जब भी आपका सोडियम जलता है तो वहां पे येलो कलर की फ्लेम की फॉर्मेशन होती है, लिथियम जलता है तो वहां पे पिंक कलर की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कलर फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ जब भी मेटल्स जलते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन डेफिनेटली देखने को मिलेगी। उसके बाद आई कैन से कि ये रिएक्शन जो है वो ज्यादा एक्सप्लोजन क्रिएट कर देती है इन द हॉट वाटर। तो हॉट वाटर में तो सोडियम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्शन करता है। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। दैट इज द प्लास्टिक दैट इज यूज्ड टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ इज। जो भी लोग फायर ब्रिगेड में जैसे काम करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, एक स्पेशल ड्रेस बनाई जाती है जिससे उनकी ड्रेस इस तरीके की होगी कि हीट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बाई चांस आग लग जाती है तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रोटेक्ट भी करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो वो ड्रेस बनाई जाती है वहां पे किस प्लास्टिक का यूज किया जाता है। ऑप्शंस क्या थे, पीवीसी दैट इज अ पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपने अभी पढ़ा टेट्राफ्यूरोइथाइलिन से इसकी फॉर्मेशन की जाती है। देन पीटीएफई की फॉर्मेशन होती है, स्पेशली इसका यूज किया जाता था पाइप्स बनाने में, एंड द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एग्जिस्ट देयर। सो दैट मीन्स कि ऑप्शन ए तो यहाँ पे नहीं होगा। पीईटी की बात करूँ तो ये आपका स्पेशली यूज किया जाता है बॉटल्स बनाने में। टेफ्लॉन की बात करूँ तो यहाँ पे इसके यूटेंसिल्स वगैरह ज्यादा अच्छे से बनाए जाते हैं। सो यस, हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज मेलामाइन का यूज किया जाता है फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने में। सो यू कैन चेक इट फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरीके की आपकी ड्रेस रहती है जहाँ पे थर्मल इंसुलेशन टॉप रहता है। ठीक है, इंसुलेशन ग्लोव्स आपके पास रहते हैं, हीट शील्डेड हेलमेट बनाया जाता है, और जो आपके इंसुलेटेड फीट जो है वो भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये मेलामाइन एक ऐसा मटेरियल है जो हाई रेजिस्टेंस, जो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर लेता है, और इसके बाद इसकी स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपको देखने को मिलती है। सो द डायरेक्ट क्वेश्चन था जहाँ पे ऑप्शन बी आपके पास क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट है, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 15, विच फाइबर इज ऑल्सो नॉन एज द आर्टिफिशियल सिल्क, जो है वो किसे कहा जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, नाइलन है, रेयन है, एक्राइलिक है या पॉलिस्टर है। सो अगर मैं आर्टिफिशियल सिल्क की बात करती हूँ तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सिल्क जिसे कहा जाता है दैट इज द रेयन। और अगर मैं बात करूँ कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है तो इसको सेलुलोज की पल्प से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा सिंथेटिक फाइबर है, एंड यू कैन से दिस इज द एब्सोल्युटली प्योर आर्टिफिशियल सिल्क। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का बहुत ही शाइनिंग इन नेचर जो है वो आपको ये देखने को मिलता है। और आई कैन से कि यहाँ पे ऑप्शन बी ही आपके पास सही था। डायग्राम की बात करूँ सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर, रियॉन इज योर आर्टिफिशियल सिल्क। देन पॉलिस्टर की बात करूँ तो थोड़ा सा रफ सा देखने को मिलता है। नाइलन आपने देखा होगा थ्रेड्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, एंड एक्राइलिक्स आर द डिफरेंट मटेरियल्स जहाँ पे उसके डिफरेंट यूजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी। रिमेंबर दिस पॉइंट, रियॉन को क्या कहा जाता है, दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से इसे जाना जाता है। डन। नेक्स्ट चलेंगे, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। पता नहीं कितनी बार पढ़ रखा है ना ये क्वेश्चन हमने। तो देखो क्लोरीन जो है वो तो नहीं होगा क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आयोडीन दैट इज व्हाट, इट इज सब्लाइम मटेरियल है, ये आपके पास सब्लाइम मटेरियल है और ये बहुत ही ज्यादा क्या है आपके पास वॉलेटाइल इन नेचर आपको देखने को मिलता है। कार्बन यहाँ पे नहीं होगा, सो सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज ब्रोमीन। एंड इट इज नॉट ईजी टू हैंडल ब्रोमीन क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हजार्डियस इन नेचर भी आपको देखने को मिलता है। सो आई कैन से ब्रोमीन दैट इज द 35 एटॉमिक नंबर आपका इसका रहता है, और इस तरीके का ब्राउन कलर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एक रिएक्शन है A+B है जहां पे C+D+Q की फॉर्मेशन हो रही है, इज फाउंड टू हैव द पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, द रिएक्शन विल बी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंट्रोपी की तो देखो एंट्रोपी आपके पास क्या होता है जिससे आप कहते हो डिसऑर्डर।
डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो स्कूल में जब होते थे तो जब लंच ब्रेक होता था तो क्या होता था, सारे बच्चे इधर उधर घूमते थे, मतलब क्या था, वो डिसऑर्डर था। फिर जैसे ही बेल लगती थी बच्चे अपनी क्लास में वापस आ जाते थे, फिर एक सिमेट्री हो जाती थी। तो देखो डिसऑर्डर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप हमेशा पढ़ते हैं कि जो एंट्रोपी है वो हमेशा यूनिवर्स में इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो एंट्रोपी का मतलब है हफड़ा तफड़ी, डिसऑर्डरनेस क्रिएट होना। एंड यू नो दैट कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वहां पे आपका डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास A प्लस बी से C प्लस डी की फॉर्मेशन हो रही है और आपके पास जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव में है, तो वहां पे रिएक्शन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगी। तो ऑप्शन से कि वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी, लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी, या फिर किसी भी टेम्परेचर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगी, या फिर पॉसिबल है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा एग्जिस्ट करती है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस। सो व्हाट एवर बी द टेम्परेचर, ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अपना काम जो है वो करती रहेगी। ठीक है, सो आई कैन से अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी जो है वो आपको देखने को मिलता है। सो इट इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। नेक्स्ट है question number 8, on a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, 273 को हम इसमें ऐड कर देते हैं। अ बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर, what will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where the temperature is 26.1 degrees Celsius? So this question is solved by according to the Charles law. तो चार्ल्स लॉ आपके पास क्या रहता है, किस तरीके से ये एक्ट करता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है, प्रेशर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला की बात करूँ, आई विल गेट हियर V1 V2 इज इक्वल्स टू T1 T2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। V2 की वैल्यू को हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो आई विल गेट व्हाट, दैट इज V1 T2 ओवर T1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से V1 में जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 लीटर आएगा। और इसी तरीके से दो टेम्परेचर आपके पास दिए गए थे, व्हेन यू ऐड द 273 केल्विन यू विल गेट हियर दैट इज 299.1 केल्विन एक आपके पास आ जाएगा। जब आप दूसरे में यहाँ पे ऐड करोगे 273 यू विल गेट 296.4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, वैल्यूज मैंने पुट कर दिया। सो आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। तो जैसे ना आपने इस पेपर में एनालिसिस किया होगा कि एक क्वेश्चन आपको आया था सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, देन आपके पास एक न्यूमेरिकल आया है कहाँ से, केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर से, देन ये वाला जो आया है वो आपका कहाँ से आया है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर से आपका ये क्वेश्चन आया है। सो यू कैन से दैट कि बेसिक तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पे ऑप्शन ए आपके पास क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन, यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडरिंग द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका रहता है। तो आपने ना फ्लोरीन के केस में पढ़ा होगा कि फ्लोरीन्स जो हैं वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि आपने फ्रियॉन्स में CF2Cl2 के केस में भी पढ़ा होगा। सो अगर मैं एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करती हूँ तो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन एक बहुत अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। देन आपका ऑक्सीजन, देन आपका क्लोरीन और नाइट्रोजन जो है वो आपका लास्ट में देखने को मिलेगा। क्लियर। और एक इसमें अगर मुझे और तरीके से करना है, मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती हूँ कि जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको किस में पॉजिटिव में देखने को मिलेगी, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आप इस क्वेश्चन को डील करवा सकते हैं। हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडरिंग द एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर इज। अभी मैं बात करूंगी यहाँ पे, देखो जब भी हम मेटल्स के बारे में बात करते हैं, सो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपके पास S ब्लॉक है वहाँ पे रहते हैं मेटल्स, और जो आपके पास P ब्लॉक है वहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास मेटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब कि यहाँ पे नॉन मेटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि मेटालिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है व्हेन यू गो फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, और मेटालिक करेक्टर आपका इंक्रीज करता है व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब आपके पास क्या था, बोरोन और एल्यूमिनियम है, मतलब कि वो ग्रुप 13 का है, वो आपके पास आता है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ पोटाशियम और मैग्नीशियम की, तो पोटाशियम आपका आता है ग्रुप 1 में और मैग्नीशियम आपका आता है ग्रुप 2 में। तो हमें पता है कि पोटाशियम जो है वो आपका सबसे अच्छा मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पोटाशियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर उसके बाद चीजें कम कम होना शुरू हो जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्लियर। सो अच्छा क्वेश्चन था ये। और इसी के साथ मुझे कुछ चीजें आपको और बतानी थी, दैट इज यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, कि यहाँ पे रिएक्टिविटी भी एग्जिस्ट करती है। तो आपके जो बहुत ज्यादा है, देखो सबसे ज्यादा पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, ये आपके मॉडरेट वाले हैं। एंड देन आपके जो है वो हाईली अनरिएक्टिव, जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं फालतू में, वो वाले नोबल मेटल्स देखने को मिलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आप यहाँ से भी मेटालिक करेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या था, सही आंसर था। इसी के साथ चलूंगी नेक्स्ट, दैट इज द एसिड प्रेजेंट इन द स्पाइनिश, पालक में कौन सा अम्ल पदार्थ उपस्थित होता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। आई कैन से एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट आपको क्लास 10th में देखने को मिलता है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जब भी आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैप्टर को जरूर करके जाना है, ठीक है। अभी वन बाय वन सबकी बात करूंगी। एसिटिक एसिड आपके पास किस में प्रेजेंट होता है, दैट इज इन द विनेगर में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, दैट इज CH3COOH, जिसे आप और किस नाम से जानते हैं, इसे इथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। खट्टा सा टेस्ट आता है इसका। और अगर मैं ऐसे बोलूँ तो एसिटिक एसिड आपका कैसा एसिड है, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज द वीक एसिड। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दूं तो इसको जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है। यहाँ पे जब ये डिसोशिएट होगा तो यहाँ पे एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है, जो कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है। अब बात करूंगी फॉर्मिक एसिड की, हैविंग द फॉर्मूला दैट इज HCOOH है, जिसे आप मीथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। एंड यू नो दैट कि जब भी आपको कोई एंड स्टिंग होता है तो वहां पे फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। दैट इज एंड स्टिंग का मतलब है जैसे कि कोई चींटी काट ले या मधुमक्खी काट ले, तो वहां पे जो एसिड उस टाइम रिलीज होता है, दैट इज नॉन एज द फॉर्मिक एसिड। और इसी तरीके से लैक्टिक एसिड की बात करूं, सो वी नो दैट लैक्टिक एसिड आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, मिल्क में देखने को मिलता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग मिल्क जो है फिर वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सैलिक एसिड की बात करूं तो इसका फॉर्मूला आपके पास रहता है इस तरीके से, दैट यू हैव द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लिखना है लिखो, आप छोड़ भी सकते हो। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो आपको मोस्टली देखने को मिलता है कहाँ पे, टोमेटोज में, ठीक है। और इसके अलावा जो पालक रहता है उसमें भी सबसे ज्यादा कंटेंट आपके पास किसका होता है, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड भी वहां पे एक मेन रूप में पाया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21 द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा आपके पास सही आंसर। डन। इसी के साथ यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए गए थे स्पाइनिश के, दैट इज एन एक्सट्रीमली न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल है, सबको खाना चाहिए। साथ में यहाँ पे इसमें कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, विटामिन सी रहता है, विटामिन के, फॉलिक एसिड, और सबसे ज्यादा पालक से आयरन की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डन। इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 22। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में ही मैंने ये क्वेश्चन देखा है, दैट इज अ लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो लिटमस जो है आपने देखा है लिटमस टेस्ट किया जाता है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो वो लिटमस है वो बनाया कहाँ से जाता है। ऑप्शंस क्या थे, फंजाई से, लाइचिन से, माइकोरिजा से, या नन ऑफ दीज। सो द डायरेक्ट आंसर था यहाँ पे ऑप्शन बी, लाइचिन से जो है वो इसकी प्रेपरेशन की जाती है। सो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर कि इस तरीके का ये प्लांट आपको देखने को मिलता है, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर एसिड है तो वहां पे रेड कलर आता है, बेस है तो वहां पे ब्लू कलर की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सो आई कैन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट वन।
नेक्स्ट है दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 23। अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका छोटी क्लासेस से क्वेश्चन है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, आई थिंक इन 8th और 9th, दैट इज द कंबशन एंड द फ्लेम। तो जब आप बैच परचेज करेंगे, बैच देखेंगे, तो वहां पे आपको ये सारे चैप्टर्स जो है वो डिटेल में करवाए गए हैं। आई कैन से कि जो टेट में केमिस्ट्री मैंने करवाई है वहां पे क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद जो आपके रहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द +1 एंड +2, तो अकॉर्डिंग टू द टेट लेवल आपके वो चीज़ें भी वहाँ पे करवाई गई हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर MCQs फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज यूज्ड बाय द गोल्डस्मिथ फॉर मेल्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपके पास जितने भी ज्वेलर्स रहते हैं तो वहाँ पे गोल्ड को और सिल्वर को पिघलाने के लिए कैंडल की किस फ्लेम का यूज जो है वो वहां पे किया जाता है, या नॉर्मली किस फ्लेम का यूज हम वहां पे करते हैं। ऑप्शन था आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर जोन, या फिर दोनों, बोथ A एंड B। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन A, दैट इज आउटर जोन का यूज जो है वो वहां पे स्पेशली किया जाता है। तो कैंडल का स्ट्रक्चर स्टडी करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो हमारे पास अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ये बिल्कुल बाहर वाला पार्ट है ना, आउटर जोन, यहाँ पे आपके पास क्या होती है, कंप्लीट कंबशन। यहाँ पे हर एक पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ब्लू कलर की फ्लेम आपके पास रहती है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट। उसके बाद हम आते हैं मिडल वाले पार्ट पे, जहां पे आपके पास क्या होता है, पार्शियल कंबशन आपको देखने को मिलता है, फॉर्मेशन होती है येलो कलर की, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मॉडरेटली हॉट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके पास रहता है बिल्कुल इनर मोस्ट जोन, जहां पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स रहते हैं और ब्लैक कलर की फॉर्मेशन रहती है, और ये आई कैन से दिस इज द लीस्ट हॉट वन। तो हाईली रिएक्टिव, यू कैन से हाईली कंबशिबल, देन पार्शियल, एंड देन बिल्कुल अनबर्न्ड रहता है, और यहाँ पे आपको पैराफिन वेक्स जो है वो देखने को मिलती है। सो आई कैन से कि जिस भी जोन का यूज किया जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर हॉटेस्ट पार्ट विद द ब्लू कलर फ्लेम फॉर्मेशन, आउटर जोन ऑफ द कैंडल। क्लियर। सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर लोअर क्लासेस, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन कि व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपको अगर किसी भी गिवन 1 kg अमाउंट को अगर जलाना है तो वहाँ पे कितने अमाउंट की एनर्जी आपके पास रहती है, दैट इज नॉन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, कैरोसिन, बायोगैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड द पेट्रोल। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी, दैट इज LPG जो है वो आपके पास सही रहेगा। उसके पास हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यूज रहती हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं बायोगैस तो नहीं था, नहीं नहीं, ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज चेक करना है, कैरोसिन में आपके पास रहता है 45,000, उसके बाद पेट्रोल में आपके पास रहता है 45,000, ठीक है। अगर मैं बायोगैस की बात करती हूँ, दिस इज 35 to 40,000, और अगर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कर रही हूँ तो यहाँ पे 55,000 रहता है। सो आई कैन से कि जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, LPG में। अभी ना सिर्फ ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपने अपनी NCERTs में भी देखा होगा। अगर आप इस टेबल को भी थोड़ा सा इसकी वैल्यूज को ध्यान में रख लेंगे ना, सो दिस इज मोर देन इनफ। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन जो है वो जरूर टकर जाएगा आपको। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25। नैप्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार एंड आर यूज्ड एज। सबसे पहले अगर देखो कोल तार से जब भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे मोस्टली जो है वो किसका यूज किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। मैंने पहले भी आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताया है। देखो डिस्टिलेशन क्या होती है, जब आपको दो घुलनशील लिक्विड पदार्थों को अलग अलग करना होता है और वहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रहता है, तो वहां पे हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। लेकिन अगर अब आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो आपस में प्रॉपर्ली मिक्स्ड हैं, 3 से 4 डिफरेंट मटेरियल्स हैं, बट उनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो बिल्कुल 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो आप वहां पे यूज करते हो दैट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसका यूज किया जाता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में। तो आपने वहां पे देखा होगा कि बहुत सारे मटेरियल्स हमारे पास निकलते हैं, जिसमें से कोल तार की जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो नैप्थलीन भी वहां पे निकलती है, ठीक है। नैप्थलीन दैट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नैप्थलीन बॉल्स आप सभी ने देखी है। जो सबसे ज्यादा किसका बेस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज सब्लिमेशन का, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। सब्लिमेशन आपके पास क्या होता है, जब आप किसी भी सॉलिड को चेंज करते हो डायरेक्टली गैस में विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट वहां पे नहीं बनती है, तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नैप्थलीन, जिसे हम नॉर्मल भाषा में फिनाइल की गोलियां भी कहते हैं, तो घर पे क्या होता है जब हम इसको डालते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं पे लिक्विड की फॉर्मेशन करता है, इवन यहाँ पे क्या होता है ये गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आई कैन से
कि दिस इज योर बेस्ट सप्लाई मटेरियल और इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, मॉस्किटो को भगाने के लिए नहीं, हनी बी रिपेल्टेंट बिल्कुल भी नहीं, स्नेक रिपेल्टेंट नहीं, तो यहाँ पे आता है मोथ, दैट इज जो भी आपके इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं तो उनको दूर रखने के लिए आप नैप्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 25 वेयर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी आपके पास रहेगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज और क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटासिड। तो आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा पेट में क्या होता है, HCl प्रेजेंट रहता है और आप बहुत सारी एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं तो क्या होता है, एसिड ल्यूब्रिकेशन ज़्यादा हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है, तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, इनो भी पीते हैं कभी कभी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपने यहाँ पे देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसी मेडिसिन है जिसका यूज़ किया जाता है एज अ एंटासिड। ऑप्शन में क्या था, रेंटिडीन था, प्रोंटोसिल था, नॉरिथायोड्रोन था, कोडीन था। सो विच कंपाउंड इज यूज्ड हेयर, सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए, रेंटिडीन का यूज जो है वो यहाँ पे किया जाता है। क्लियर, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, सो दिस टाइप, या फिर आपने एक पिंक कलर की बॉटल में देखा होगा, पिंक कलर की एक दवाई आती है, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज द रेंटिडीन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज यूज्ड एज एन एंटासिड एंड द ऑप्शन ए इज द राइट वन हेयर। नेक्स्ट है, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, द डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमीन इन वाटर मीडियम इज ड्यू टू। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, दोनों ही फिनोल है लेकिन दोनों में ही ब्रोमीन यूज किया जा रहा है, बट वन ऑफ द क्लोरोफॉर्म एंड अनदर वन इज वाटर। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारे पास जो है वो ऑर्थो और क्या यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, दैट इज पैरा ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे आपके पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन में डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, सॉल्वेंट्स की पोलैरिटी की वजह से आया है, कि एक में आपके पास वाटर था तो उस हिसाब से मटेरियल की फॉर्मेशन हुई, एक में आपके पास क्लोरोफॉर्म था तो वहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो फर्स्ट में था आयनाइज फिनोल टू मेक मोर रिएक्टिव फिनॉक्साइड आयन, और जो आपका ब्रोमीन था वो क्या करता है, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द ब्रोमीन को। ठीक है, सो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, यहाँ पे जैसे ऑप्शन सी देखो, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हुई, इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट है बिल्कुल भी नहीं, पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे नहीं होती है। सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी आपके पास रहेगा सही आंसर, एंड दिस इज द गुड क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द टेट लेवल यू कैन से दिस इज द टिपिकल क्वेश्चन। ठीक है, अगर पेपर के लेवल को देख के मैं बात करूं तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डाला गया है। क्लियर, सो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें से किसका यूज किया जाता है ताकि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन को रोक ले। तो ऑप्शन था यूरिया, फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड या फिर इथेनॉल, तो ये भी एक डायरेक्ट है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए, यूरिया का यूज जो है वो यहाँ पे किया जाता है। सो दैट इज NH2 C डबल बॉन्ड NH2, यूरिया इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका यूज करके हम H2O2 को डिकम्पोज होने से बचा सकते हैं। क्लियर, सो दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 29, दैट सम ड्रग्स बाइंड टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम एंड दिस साइट इज नॉन एज। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बायोमोलिक्यूल्स से ये क्वेश्चन है, और जो क्या कहते हैं बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये एक टिपिकल पार्ट है। तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो है वो बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर से भी पढ़ के जानी है, सारा चैप्टर नहीं होता है छोड़ दो, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि वाइटामिन के बारे में पता होना ज़रूरी है, हार्मोन्स, DNA RNA हो गया, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स हो गया, देन आपके पास ये ड्रग साइट होगी। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो नॉन मेडिकल वाला पेपर था, अभी तक मैंने जितने भी पेपर एनालिसिस किए हैं ये मुझे अच्छा खासा पेपर देखने को मिला है, जिसमें एक अच्छा लेवल जो है वो आपके पास सेट किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, बैक टू द क्वेश्चन, कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं दैट बाइंड टू द साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, कि उसके अलावा कोई और साइट रहती है। सो दिस साइट इज नॉन एज द, दैट इज ऑप्शन बी, इसे जो है वो एलोस्टेरिक साइट के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन की बात करूं, सो देखो दिस इज योर एक्टिव साइट जहां पे एंजाइम ने जो है वो अटैक करना है। ठीक है, लेकिन वो कहां पे अटैक करता है,
अदर देन दिस, दैट इज योर एलोस्टेरिक साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव साइड विद चेंज इन शेप, और यहाँ पे क्या है, इनहिबिटर ऑक्युपाइंग द एलोस्टेरिक साइड। तो यू कैन से कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा साइड है वहाँ पे कौन सी चीज ऑक्युपाई करती है, उसको इनहिबिटर्स जो है वो उस चीज को ऑक्युपाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्लियर। इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 30, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो मैंने ऐसी भी चीज़ें देखी हैं कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं यहाँ पे। तो एक बार जब आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर एनालिसिस करना है, क्योंकि चांसेस हैं कि वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है। Glycosidic linkage between C1 of alpha glucose and C2 of beta fructose is found in। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो आपको किस में देखने को मिलती है, माल्टोज में, सुक्रोज में, लैक्टोज में, अमाइलोज में। अगर मैं किसी और पेपर की बात करूँ तो वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उन्होंने ना डायरेक्ट पूछा था कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो कौन कौन से कार्बन में होती है या किस किस कार्बन के साथ होती है। सो हेयर जैसे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं बात करूँ, हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज आप सुक्रोज में जब C1 और C2 को देखते हैं, देखो दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज योर बीटा डी फ्रक्टोज है। और जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास ये C1 था, यहाँ पे एक C2 था, और यहाँ पे क्या हो रही है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही है। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पे सुक्रोज रह रहा है, और आंसर बी, ऑप्शन बी क्या रहेगा, यहाँ पे सही रहेगा। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो। इसी के साथ कुछ और एक्सप्लेनेशन की बात करूं, अगर मैं माल्टोज में देखूं तो माल्टोज में क्या होता है, C1 और C4 के बीच में रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करी जाए दैट इज योर माल्टोज अगेन, एंड देन लैक्टोज के बीच में बात करूं तो वहां पे जो है वो आपके पास डिफरेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट इज बीटा जो है वो आपको देखने को मिलती है। सो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे अल्फा है, वहां पे क्या है, बीटा है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ आई कैन से कि हमने प्रॉपर 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सॉल्व कर लिए हैं। तो इस तरीके से केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है। तो हर पेपर में अच्छे नंबर लाना भी ज़रूरी है। सो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी नॉन मेडिकल में क्वेश्चंस आए थे उनको हमने डीप में स्टडी कर लिया है। इसके अलावा आई कैन से कि आप जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पर लेती हैं या जितनी भी क्लासेस की PDFs आपके पास रहती हैं वो टेलीग्राम चैनल दैट इज सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम के ऊपर आपके पास अवेलेबल रहेंगी। तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ताकि इसमें आपका क्या रहता है कि करंट अफेयर्स जो आपकी डेली क्लासेस रहती हैं यूट्यूब पे, उसकी PDF आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, या कोई भी ऐसा और चीज़ चल रही है, तो सबकी PDFs आपको अवेलेबल रहेंगी सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम टेलीग्राम चैनल। सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। सो ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रेपरेशन। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की करना शुरू की है तो तैयारी करना शुरू कर दो, अभी भी टाइम है, जल्दी से जल्दी शुरू कर दो। और जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है देन गो फॉर द MCQs, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी ही सिविल स्टेप के द्वारा आपको नया बैच लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। सो आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन। सो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी टेट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।